नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन 5 शहर 5 खबर। आज 5 शहर 5 खबर में सबसे पहले बात होगी यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले दिन की। फिर बात होगी राहुल गांधी की संसद वापसी की और दिल्ली सेवा बिल की। उसके बाद हम बात करेंगे ज्ञानव्यापी में जारी सर्वे की। चौथी खबर में फिर बात होगी धर्म नगरी में बढ़ते हुए खतरे की और आखिर में पांचवी खबर के रूप में बात होगी उत्तराखंड कांग्रेस की बैठक की। तो चलिए शुरुआत करते हैं 5 शहर 5 खबर की। पहली खबर से शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में मॉनसून सत्र के पहले दिन जबरदस्त हंगामा हुआ। समाजवादी पार्टी लगातार मणिपुर हिंसा के मुद्दे को उठाकर भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश करती हुई दिखाई दी। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और मणिपुर की एनडीए सरकार को निशाने पर लेने का प्रयास किया गया। वहीं इस मुद्दे पर यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव और भाजपा नेता सुरेश खन्ना के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मणिपुर के मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाने का प्रयास किया। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने नियमों का हवाला देते हुए इस मुद्दे पर विधानसभा में चर्चा से इनकार कर दिया। वहीं विपक्ष के लगातार हंगामे के बाद सदन को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से ब्यूरो चीफ प्रियम पाठक जुड़ चुके हैं। जी प्रियम, जिस तरह से आज विधानसभा के मॉनसून सत्र में तीखी बहस देखने को मिली और लगातार विपक्ष के नेता अखिलेश यादव ने मणिपुर को लेकर घेरने की कोशिश की, लेकिन कोशिश कामयाब नहीं नजर आई। क्या ताजा अपडेट रही? बिल्कुल प्रियंका, देखिए आज से यूपी विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हुआ और सत्र के शुरू होने से पहले ही समाजवादी पार्टी की तरफ से जो है चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर जोरदार हंगामा जो है वो देखने को मिला। महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, किसान के मुद्दे और जाति जनगणना के मुद्दों को लेकर जो है समाजवादी पार्टी के विधायक जो है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आए। चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर टमाटर के बढ़े हुए रेटों को लेकर उन्होंने जो है हंगामा किया। उन्होंने कहा कि सरकार जो है इन सभी मसलों में जो है पूरी तरीके से फेल हुई है और इन पर वो चर्चा भी नहीं करना चाहती है। उससे पहले जब मुख्यमंत्री ने का संबोधन हुआ, मीडिया से मुखातिब हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो उन्होंने कहा कि सरकार हर एक मसले पर चर्चा करने को तैयार है, हर एक मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार है, लेकिन जो चर्चा है वो एक जो तौर तरीका है उसके मुताबिक होनी चाहिए, शिष्टाचार तरीके से होनी चाहिए। विपक्ष जिस भी बात को उठाएगा उसका सरकार जवाब देगी और सरकार हर बिंदु पर चर्चा करने के लिए तैयार है। प्रदेश के अंदर प्रति व्यक्ति आय में जो है वो बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा कहीं पर सूखे की समस्या है, तो इस समय कहीं बाढ़ से निपटना एक बड़ी चुनौती उत्तर प्रदेश के लिए है, लेकिन सरकार इन सभी चीज़ों को लगातार कह सकते हैं पूरी तरीके से कार्य कर रही है और उसका बेहतर नतीजे भी देखने को मिल रहे हैं। सदन की कार्रवाई के अंदर बात करें तो सबसे पहले शोक प्रस्ताव लाया गया। जो विधानसभा के सदस्य थे और जो कुछ दिन पहले जो दिवंगत हुए तो उनको आज श्रद्धांजलि सदन के अंदर दी गई और सदन में श्रद्धांजलि देने के बाद जब श्रद्धांजलि शोक प्रस्ताव को पास किया गया उसके बाद में विपक्ष की तरफ से जो है अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष के तौर पर खड़े हुए और उन्होंने मणिपुर हिंसा का मुद्दा उठाया और इस बात पर उन्होंने जोर दिया कि इस प्रस्ताव को जो चर्चा है वो इस पर की जाए, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से साफ तौर पर मना किया गया कि वो अन्य राज्य का मुद्दा है और उसको विधानसभा यूपी के अंदर जो है वो चर्चा नहीं की जाएगी। तो ये साफ तौर पर आज रहा और विधानसभा को कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इसके अलावा विधानसभा के बाद अखिलेश यादव जब बाहर आए तो उन्होंने साफ तौर पर मीडिया से कहा कि जी, इसके अलावा प्रियम, जिस तरह से वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और अखिलेश यादव की बीच बहस भी देखने को मिली, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि लगातार समाजवादी पार्टी इस कोशिश में है कि सरकार से सवाल किए जाए और सरकार को पूरे मॉनसून सत्र के दौरान घेरने का प्रयास जारी रहेगा? प्रियंका, देखिए ये सदन की कार्यवाही का कह सकते हैं एक हिस्सा है कि जब भी सदन जो है विधानसभा संचालित होती है
तो उस समय जो विपक्ष होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो सभी मुद्दों को उठाए, ऐसे मुद्दे जो जनता से जुड़े हुए हैं, ऐसे मुद्दे हैं जिन पे सरकार को जवाब देने की आवश्यकता है और सरकार से सवाल जो है वो पूछा जाए। तो वो एक कह सकते हैं कार्य का हिस्सा है और वैसी ही तस्वीर आज देखने को मिली। हालांकि हंगामा भी जो है कह सकते हैं कहीं ना कहीं एक परंपरा के तौर पर बन गया है कि कोई भी पार्टी की सरकार हो, विपक्ष में जो होता है वो सदन की शुरुआत से पहले हंगामा करता है, कई तरीके के आरोप लगाता है और ठीक उसी तरीके की तस्वीर यूपी विधानसभा में भी जो है वो आज भी देखने को मिली। कल हालांकि जब सर्वदलीय बैठक हुई थी तो उसमें इस बात को लेकर जो है वो चर्चा हुई थी और सहमति बनी थी कि ज्यादा से ज्यादा सदन की कार्यवाही को चलने दिया जाएगा, सदन के अंदर हंगामा नहीं किया जाएगा, एक मर्यादित तरीके से जो है उसको प्रयोग करते हुए उसके अनुरूप जो है सदन की कार्रवाई जो है वो संचालित की जाएगी, अपनी बात को पक्ष उस अनुरूप उठाएगा। लेकिन जो कह सकते हैं आज जब शुरुआत हुई तो उससे पहले प्रदर्शन साफ तौर पर जिस तरीके से हर बार देखने को मिलता है वो आज भी देखने को मिला। जी प्रियम, इस तमाम जानकारी के लिए हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अगली खबर में बात करते हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की। राहुल गांधी 137 दिन के बाद आज संसद पहुंचे। लोकसभा सचिवालय ने सोमवार को अधिसूचना जारी कर राहुल गांधी की सांसदी बहाली की। संसद भवन पहुंचते ही राहुल गांधी ने सबसे पहले महात्मा गांधी की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए। इसके बाद सदन के अंदर गए और उसके ठीक 5 मिनट बाद जिस तरह से राहुल गांधी संसद के अंदर गए और उसके बाद विपक्ष के नेताओं ने जोरदार तरीके से राहुल गांधी का संसद में आज स्वागत किया। इसी खबर पर हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे सहयोगी दिनकर जुड़ चुके हैं। जी दिनकर, जिस तरह से आज राहुल गांधी संसद पहुंचे हैं, विपक्ष के तमाम नेताओं ने बहुत ही जोरदारी के साथ उनका समर्थन किया, तालियां बजाकर स्वागत किया। क्या रही ताजा अपडेट, क्या जानकारी? प्रियंका, दर्शकों को बता दें कि राहुल गांधी आज 137 दिन बाद संसद भवन पहुंचे। इस दौरान एक खुशनुमा माहौल देखा गया विपक्षी गठबंधन में, जिसका नाम इंडिया है। सभी तमाम बड़े नेता संसद भवन के बाहर खड़े दिखे और बाकी नेता संसद भवन के कॉरिडोर के ऊपर खड़े दिखे। उन सभी ने राहुल गांधी का स्वागत किया, साथ ही नारेबाजी भी की। इस दौरान उन्होंने कहा, राहुल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। वहीं इसके साथ बता दें कि आज संसद में राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल पेश किया गया, जिसके बाद जोरदार हंगामा देखने को मिला। इस मुद्दे पर देखा जा रहा था कि क्या कांग्रेस के सभी तमाम बड़े नेता इसको समर्थन करेंगे, जिस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने अपना बयान रखा। उन्होंने जोरदार बीजेपी पर हमला बोला। इसके साथ ही राघव चड्ढा ने भी बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने अमित शाह को कहा कि आप लोग नेहरूवादी मत बनिए, आप लोग अडवाणीवादी बनिए। आप लोगों को याद होना चाहिए कि बीजेपी ने दिल्ली में पूर्ण राज्य की मांग की थी और बीजेपी का यह दावा था 2013 के चुनाव में कि हमारी सरकार बनेगी तो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आडवाणी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक जितने बड़े आपके नेता थे, सभी का यही मांग था कि दिल्ली में पूर्ण राज्य का दर्जा दिल्ली को मिलना चाहिए। यही जब हमारी सरकार है तो आप इसके उलट कर रहे हैं, ऐसा दोहरा रवैयापन क्यों? इसके साथ ही उन्होंने शायराना अंदाज में कई दफा हमले बोले। जी, इसके अलावा दिनकर, जिस तरह से कल राहुल गांधी संसद में बोलने वाले हैं, 12 बजे का समय निर्धारित किया गया है, क्या लगता है आपको किस तरह के तेवर के साथ कल राहुल गांधी नजर आने वाले हैं? राहुल गांधी कल 12 बजे बोलने वाले हैं संसद भवन में। आप जहां तक तेवर की बात रही प्रियंका, तो दर्शकों को बता दें कि राहुल गांधी ने कई दफा पहले उन्होंने बयान दिया है कि मेरे अंदर बहुत सारी बातें भरी पड़ी है, जिसको मैं सदन के अंदर कहना चाहता हूं। सरकार ने मेरी आवाज इसलिए दबाई थी ताकि मैं अडानी मसले को उठाया था, उसके बाद मैं एक और अहम मसला उठाना चाहता था जिसको लेकर सरकार ने मेरी आवाज दबा दी। उसके बाद राहुल 137 दिन बाद सदन में रहेंगे कल और उसके बाद फिर वो अपनी बातों को रखेंगे, जिस पर उम्मीद है कि राहुल गांधी तगड़ा बोलेंगे, लगातार विपक्ष पर, सत्ता पक्ष पर हमला करेंगे। इसके साथ ही बता दें कि अविश्वास प्रस्ताव का भी इंतजार लोगों को है, साथ ही सभी दलों के नेताओं को है कि उस दौरान राहुल गांधी क्या कहेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनका आमना सामना होगा तो सदन का माहौल किस तरीके से रहेगा। प्रियंका जी बिल्कुल दिनकर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो राहुल गांधी जिस तरह से सदन पहुंचे थे, राहुल गांधी का विपक्ष के तमाम नेताओं ने ताली बजाकर स्वागत किया है। कल राहुल गांधी संसद में 12 बजे बोलने वाले हैं। देखना ही होगा कि राहुल गांधी किस तेवर के साथ संसद के मॉनसून सत्र में नजर आते हैं। 5 शहर 5 खबर में बात करते हैं अगली खबर की। अगली खबर वाराणसी से सामने आ रही है। वाराणसी के ज्ञान व्यापी मस्जिद के ASI सर्वे का आज 5वां दिन है। मस्जिद में सर्वे आज सावन के 5वें सोमवार की वजह से थोड़ी देरी से शुरू हुआ। सर्वे के दौरान मुस्लिम पक्ष, अंजुमन इंतजामिया, मसाजिद कमेटी के वकील
ने एक बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मस्जिद में दिख रहा त्रिशूल का चिन्ह वास्तव में त्रिशूल का चिन्ह नहीं बल्कि अल्लाह का लिखा हुआ है। वहीं आज बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कुमार कृष्ण शास्त्री ने ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद नहीं बल्कि भगवान शिव का मंदिर है। ज्ञानव्यापी में लगातार सर्वे जारी है और अब देखना यह है कि सर्वे में जिस तरह की चीजें निकलकर सामने आती हैं उसको लेकर आगे ये बहस किस मोड़ पर पहुंचती है। और इसी खबर पर हमारे साथ प्रयागराज से संवाददाता शोएब रिजवी जुड़ चुके हैं। जी शोएब, जिस तरह से आज मस्जिद को लेकर ज्ञानव्यापी परिसर को लेकर जो सर्वे जारी है उसको लेकर मुस्लिम पक्ष की ओर से बड़ा दावा किया गया है। उन्होंने साफ कहा है कि मंदिर में जिस आकृति को लोग त्रिशूल कहकर कह रहे हैं वो त्रिशूल नहीं बल्कि अल्लाह का चिन्ह है, अल्लाह का भेजा हुआ चिन्ह है। इस पर क्या कहना है आपका, क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए प्रियंका, एक लंबी जद्दोजहद और कानूनी लड़ाई के बाद हिंदू पक्ष के पक्ष में एएसआई का जो सर्वे है उसका आदेश हुआ और उसके बाद एएसआई ने अपना काम भी शुरू कर दिया है। हालांकि अभी जब तक एएसआई की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान नहीं दिया जाता या कोर्ट में उनकी तरफ से नई चीजें बताई जाती तब तक उसके अंदर क्या कुछ हो रहा है उस बारे में बहुत टिप्पणी करना उचित नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि जो हिंदू पक्ष है या मुस्लिम पक्ष है वो अपने अपने दावे अब भी कर रहे हैं, अपनी तरफ से बातें रख रही। एक चीज जो त्रिशूल के बारे में काफी कहा गया था उसको लेकर के अब मुस्लिम पक्ष का भी जवाब आ गया है, क्योंकि अरबी में जिस तरह से अल्लाह लिखा जाता है उसका जो लिखने की शैली है या जो लिखावट है वो कुछ इस तरह की होती है जो त्रिशूल की बात ही दिखती है, ऐसा मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हिंदू पक्ष जहाँ उसे त्रिशूल मान रहा, वही जो मुस्लिम पक्ष है उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि दरअसल जिसे त्रिशूल बताया जा रहा वो लिखा हुआ अल्लाह है, जो अरबी में लिखा हुआ है जिसका प्रतीक त्रिशूल जैसा मिलता जुलता है। इस तरह के दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं, लेकिन साइंटिफिक वे में ये कितना सत्य है और एएसआई सर्वे में क्या कुछ निकलता है ये इसका जरूर इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन हिंदू पक्ष इस मामले में, क्योंकि हिंदू पक्ष की तरफ से ही एएसआई के सर्वे का आदेश हुआ है, तो वहाँ पे जो चीजें हो रही हैं उससे वो कहीं ना कहीं आशान्वित है कि उनके पक्ष में चीजें निकल रही हैं। लेकिन अभी जब तक इस बारे में ऑफिशियल कुछ नहीं आता इस बारे में कहना मुश्किल है, लेकिन दावे अभी भी दोनों तरफ से किए जा रहे हैं। एक तरफ से मुस्लिम पक्ष का ये दावा है कि वो त्रिशूल का चिन्ह नहीं है, वहीं दूसरी तरफ से जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों ही अपने अपने दावे बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। हिंदू पक्ष की ओर से भी आज बागेश्वर पीठाधीश्वर का बयान आया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मस्जिद नहीं बल्कि ये मंदिर है। बिल्कुल, देखिए हिंदू पक्ष इस बात को लगातार उठाता रहा है और उसकी तरफ से कहा गया है कि ज्ञानवापी का ये जो परिसर है वो कहीं ना कहीं मंदिर है, लेकिन इसको कुछ लोगों ने गलत तरीके से इसे मस्जिद बना डाला। इसको लेकर के वो एक लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे थे, उसके बाद कानूनी प्रक्रिया में गए और फिर कोर्ट की तरफ से ये आदेश हुआ, जो एएसआई सर्वे का आदेश हुआ था निचली अदालत को, उसको बहाल किया गया। अब साइंटिफिक वे में इस बात को इसकी पुष्टि होनी है और इसीलिए एएसआई को लगाया गया। तो हिंदू पक्ष इस बात की लगातार उम्मीद भी कर रहा और उसकी तरफ से इसकी पुरजोर वकालत भी की गई है कि ये मंदिर का ही हिस्सा है और इसमें भोलेनाथ से ही जुड़े तमाम प्रतीक चिन्ह है, त्रिशूल का चिन्ह है जो इस बात की पुष्टि करता है कि ये मंदिर है। वहीं मुस्लिम पक्ष इसे नकार रहा है और इसी को लेकर के एएसआई सर्वे हो रहा है। और अब इस मामले में न सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी हो रही है बल्कि साधु संत और महात्मा भी इस बारे में अपने बयान दे रहे हैं। वहीं मुस्लिम पक्ष के कुछ लोग भी इस मामले में सामने आ रहे हैं, राजनीतिक बयान भी आ रहे हैं। तो अब ये बयानों का सिलसिला जारी है, लेकिन फिलहाल जब तक एएसआई अपनी पूरी जांच शोएब, इस पूरे मामले में कई जानकारियां बार बार निकलकर सामने आ रही हैं। जब से लगातार सर्वे चल रहा है तब से हिंदू पक्ष के वकील की तरफ से ये भी जानकारियां सामने आई थी कि मस्जिद के अंदर आधा मनुष्य और आधे पशु की आकृति की भी कुछ उनको चीजें वहां पर मिली हैं। इसको लेकर क्या अपडेट है आपका? बिल्कुल, इन्हीं चीजों की पुष्टि के लिए एएसआई लगातार हर टेक्निक का इस्तेमाल कर रही है और वो इस तरह के प्रयास भी कर रही है कि किसी तरह का कोई नुकसान भी ना हो और उसकी सत्यता की जांच हो जाए, उसकी प्राचीनता की जांच हो जाए।
कितना पुराना ये प्रतीक चिन्ह है, जो मंदिर पक्ष के या हिंदू पक्ष के लोग जिस बात को कह रहे हैं उसमें कितनी सत्यता, इसी सब चीजों की जांच लगातार की जा रही है। कुछ ऐसे स्थान जो काफी लंबे समय से बंद थे मंदिर प्रखंड के अंदर, उनको खुलवाया गया, वहाँ लाइट की व्यवस्था की गई है, उन दीवारों और वहाँ पे जो शिलापट है उसकी जांच की जा रही है। तो कह सकते हैं कि लगातार कोशिशें जा रही है और इसके साथ ही साथ हिंदू पक्ष लगातार कुछ न कुछ इस तरह की चीजें बता रहा है, जिससे उनको लग रहा है कि उनकी जो डिमांड थी वो कहीं ना कहीं सही साबित हो रही है और उनके पक्ष में चीजें दिख रही हैं। लेकिन ये उनकी तरफ से बयान दिए जा रहे हैं, एएसआई का क्या बयान आता है, एएसआई इस पे क्या रिपोर्ट करता है, उसका इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन हिंदू पक्ष या उनकी टीम जो इस पूरे मामले में वहां पर मौजूद रहती है, वो काफी आशान्वित है कि जो चीजें वहां दिख रही हैं वो कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष को और मजबूती प्रदान कर रही है। जी शोएब, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो 5 शहर 5 खबर में अब बात करते हैं चौथी खबर के रूप में हरिद्वार की। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के कारण नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। पहाड़ों पर बारिश जारी है, इससे लैंडस्लाइड की घटनाएं भी बढ़ गई हैं, जबकि मैदानी इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश के कारण नदी नालों का जलस्तर काफी बढ़ गया है। हरिद्वार में गंगा नदी भी उफान पर पहुंच चुकी है। नदी अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जलस्तर में वृद्धि आने के बाद से सभी सिंचाई विभाग की चौकियों को अलर्ट मोड पर रख दिया गया है। गंगा के लेवल की यदि बात करें तो गंगा के लेवल पर भी निगरानी बढ़ाई गई है। गंगा तट से जुड़े आसपास की आबादी वाली बस्तियों को खाली कराया जा रहा है। धर्मनगरी में लगातार गंगा बढ़ने की वजह से लोगों के जीवन का खतरा भी बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। तो हरिद्वार में लगातार जिस तरह से बारिश के मौसम में खतरा पहले ही था, लैंडस्लाइड की घटनाएं और बाढ़ की घटनाएं आए दिन आती रहती हैं। ऐसे में आप गंगा की ताज़ी तस्वीर देख पा रहे हैं। तो गंगा की ताज़ा तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ा हुआ है, जिसको लेकर तमाम विभाग को अलर्ट मोड पर लगाया गया। इसी खबर पर हमारे साथ हरिद्वार से संवाददाता विकास चौहान जुड़ चुके हैं। जी विकास, गंगा की जो स्थिति हम अपने दर्शकों को इस समय दिखा रहे हैं, जलस्तर काफ़ी बढ़ा हुआ नजर आ रहा है और क्योंकि इतनी बड़ी ये नदी है, यहाँ पर इसे अलर्ट मोड पर रखा गया है। क्या ताज़ा अपडेट है, सुरक्षा के क्या इंतजाम है और जो आसपास के लोग हैं उन्हें किस प्रकार से हिदायत दी गई है? ये कहेंगे जिस तरह से पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है और लगातार जिस तरह से पानी गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, तो हरिद्वार जो ऋषिकेश है उसके जो बैराज है पशुलोक बैराज, उसका पानी लगातार वहां से छोड़ा जा रहा है, जिस कारण से जो गंगा नदी हरिद्वार में वहां से बहती है वहां पर लगातार इसका जो जल स्तर है वो हम बात करें तो चेतावनी स्तर से लगातार उसको छूता हुआ लगातार बह रहा है। तो चेतावनी क्योंकि लेवल 293 मीटर है, जिसको कई बार ये गंगा अपने चेतावनी स्तर को पार भी कर चुकी है। हालांकि फिलहाल कुछ जो कम उस पर चल रहा है, लेकिन गंगा का जल 92.75 करीब चल रहा है अभी गंगा का जल। तो उसको कह सकते हैं अभी भी जो चेतावनी स्तर है उसके आसपास ही ये जल चल रहा है। तो कह सकते हैं इसके उदाहरण जो हरिद्वार की खासकर जो खानपुर और लक्सर के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो तराई वाले क्षेत्र हैं, वहां पर इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। सभी को गंगा से दूर रहने की हिदायत है वो दी गई है और सभी को अगर और जल स्तर लगातार ये बढ़ता है और चेतावनी स्तर वो पार कर लेता है तो उसके बाद जो गंगा जो आसपास के गाँव है उनको खाली भी कराया जा सकता है। ऐसी जो सूचनाएं लोगों तक लगातार पहुंचाई जा रही हैं कि वो सतर्क रहें और गंगा तटों से दूरी बनाए रखें। जी जी बिल्कुल विकास, तो जिस तरह से यहाँ पर आपने बताया कि आसपास के लोगों को अलर्ट मोड पर रखा गया, उन्हें हिदायत दी गई है कि गंगा से दूर रहें। इस तरह का जलस्तर जब बढ़ा हुआ है पहाड़ों पर, वैसे ही बारिश के मौसम में खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में सुरक्षा के क्या इंतजाम है और यदि हालात बिगड़ते हैं तो उसके लिए प्रशासन ने क्या इंतजाम किए हैं? प्रशासन के द्वारा सभी तहसील स्तर पर अधिकारियों को अलर्ट को यहाँ पर मोड पर रखा गया है और लगातार सिंचाई विभाग के अधिकारी गंगा के जल स्तर पर नजर बनाए हैं, जिसके सूचनाएं लगातार आपदा प्रबंधन विभाग है उसको दी जा रही है, जो अपन जिला अधिकारी के कहने पर वैसे ही अलर्ट मोड पर है। वहीं जो पुलिस थाने हैं जो गंगा तटों पर चौकियां बनी हुई हैं पुलिस की, उसको भी अलर्ट करके लगातार जो सूचनाएं प्रशासन से मिल रही हैं उसके आधार पर
लोगों को सचेत रहने की लगातार उनको कहा जा रहा है, ताकि जो लोग हैं, अगर गंगा का जल और बढ़ता है, अगर जो खतरे के निशान के आसपास अगर गंगा बहती है, तो कहीं ना कहीं जो तराई वाले क्षेत्र हैं उनमें खासा नुकसान यहाँ पर होने की संभावना बनी रहती है, जिसके चलते ग्रामीणों को ये लगातार सूचनाएं दी जा रही हैं कि वो सतर्क रहें, ताकि समय रहते उनको वहां से हटाया जा सके। जी बिल्कुल विकास, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जिस तरह से हमारे संवाददाता विकास चौहान जानकारी दे रहे थे कि गंगा का जल स्तर बढ़ने के बाद लगातार अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है, साथ ही साथ आसपास के तमाम लक्सर और आसपास के क्षेत्र के नागरिकों को इस बात की हिदायत भी दे दी गई है कि यदि आवश्यकता पड़ती है तो उन्हें वहां से विस्थापित किया जाएगा। 5 शहर 5 खबर में बात करेंगे उत्तराखंड की। अगली खबर उत्तराखंड से है। उत्तराखंड कांग्रेस आगामी समय में अग्निपथ योजना के विरोध में 60 दिन की पदयात्रा प्रदेश में निकालने जा रही है। पदयात्रा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी शामिल होंगे। वहीं पदयात्रा की तारीख और राहुल गांधी के आगमन को लेकर जानकारी दी गई थी। तो यात्रा से कांग्रेस को संजीवनी मिलने की उम्मीद नजर आ रही है। और यहां पर उत्तराखंड कांग्रेस जिस तरह से इस योजना के तहत 60 दिन की पदयात्रा निकालने की कोशिश कर रही है, ऐसे में राहुल गांधी के शामिल होने की भी उम्मीद जताई जा रही है। वहीं पदयात्रा की तारीख और राहुल गांधी के आगमन को लेकर देहरादून कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में राज्य कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव देहरादून एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे। बैठक में कांग्रेस विधायक, पूर्व सांसद सहित प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश पदाधिकारी भी मौजूद रहे। राहुल गांधी की यात्रा को लेकर कांग्रेस की बैठक की गई। कांग्रेस प्रभारी का एक दिवसीय दौरा 12 बजे शुरू होगा और उसको लेकर बैठकों का दौर लगातार जारी है। और इसी खबर पर हमारे साथ देहरादून से संवाददाता तुषार गुप्ता जुड़ चुके हैं। जी तुषार, जिस तरह से पदयात्रा की तैयारी कांग्रेस कर रही है और राहुल गांधी भी उसमें शामिल होंगे, जिसको लेकर बैठकों का दौर जारी है, संसद की सदस्यता भी राहुल गांधी की बहाल की गई है। क्या ताजा हालात है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के वहां पर? जी, बात की जाए 3.5 घंटे हो चुके हैं बैठक शुरू हुए हुए और बैठक अभी भी चल रही है। तो ये कि आप देख सकते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक होने वाली है। आपने राहुल गांधी की बात की थी, तो राहुल गांधी को सदस्यता उनके बहाल कर दी गई है। एक खुशी भी देखने को मिली। उसके बाद आतिशबाजी करी, बैठक का दौर शुरू हुआ। तमाम पदाधिकारी, पूर्व संसद प्रत्याशी जो 2019 में रहे थे, साथ साथ जितने विधायक जो कांग्रेस के हैं प्रदेश में, तमाम नेता आज मंथन कर रहे हैं या फिर चर्चा कर रहे हैं कि जो ये पद यात्रा होगी उसका स्वरूप क्या होगा, किस तरह से जो लोग हैं, पहाड़ की जनता है, उसे अपने कांग्रेस की विचारधारा से जोड़ा जाएगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि कितनी सफल होने वाली है पद यात्रा, क्योंकि राहुल गांधी का इम्पैक्ट हमने भारत जोड़ो यात्रा में देखा कि किस तरह से कर्नाटक को में जीत मिली, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में किस तरह से जीत मिली है कांग्रेस को। तो कहीं ना कहीं ये जो पहाड़ चढ़ेंगे, ये कहा जा सकता है कि ये उत्तराखंड के पहाड़ी राज्य हैं, तो पहाड़ जो चलेंगे, राहुल गांधी कितना इम्पैक्ट उसका उत्तराखंड में पड़ेगा। लोकसभा चुनाव आने वाले हैं उत्तराखंड में 2024 में, उसके बाद नगर निगम चुनाव उससे पहले होने वाले हैं, निकाय चुनाव इसमें होंगे, पंचायत चुनाव होने वाले हैं, तमाम चुनाव होने वाले हैं। 60 दिन की ये जो यात्रा होगी काफी महत्वपूर्ण होने वाली है कांग्रेस के लिए। काफी जोश भरेगी कार्यकर्ताओं के अंदर। अगर राहुल गांधी उत्तराखंड आते हैं तो ये यात्रा सितंबर के आखिरी हफ्ते संभावित हो रही है कि यात्रा हो सकती है, और इसके लिए प्लानिंग कर रही है कांग्रेस कमेटी। जी बिल्कुल तुषार, जिस तरह से आपने जानकारी दी कि यात्रा की तैयारियों के लिए 3 घंटे से बैठकों का दौर जारी है, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की सफलता को देखते हुए क्या यहाँ पर यात्रा की शुरुआत की? दूसरी बात, ये जो 60 दिनों की यात्रा की पद यात्रा की आप बात कर रहे हैं, ये कहाँ कहाँ होकर गुजरेगी और कार्यकर्ताओं के साथ ही साथ उत्तराखंड की जनता को क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है? या बिल्कुल, जैसे उत्तराखंड के ज्वलंत जो मुद्दे होंगे या फिर जिसके जैसे आप अग्निपथ योजना के विरोध में हो सकती है, उसके खिलाफ अंकिता भंडारी केस जो उत्तराखंड का चर्चित केस है, उसके बारे में आवाज उठाई जा सकती है। महिलाओं के बारे में जिस तरह से उत्पीड़न की खबरें आ रही है, मणिपुर की बात की जाए, जिस तरह से वो वीडियो वायरल हुई थी, उसके बारे में लोगों को जागरूक किया जा सकता है। और राहुल गांधी का जो इम्पैक्ट उत्तराखंड में देखने को मिलेगा, वो देखने पद यात्रा का ये 60 दिनों का जो रहेगा, कहा जा सकता है कि इसमें 10 दिन राहुल गांधी
मौजूद रहेंगे। अब 5 लोकसभा सीटें हैं, पौड़ी, हरिद्वार और कुमाऊं की जितनी 2 सीटें, उनमें राहुल गांधी जरूर अपना इम्पैक्ट छोड़ना चाहेंगे कि हर सीट पे वो अपना इम्पैक्ट छोड़े और लोगों को एकजुट करें। और जितनी भी यात्रा का टाइमिंग रहेगा उसका, या फिर कहा जा सकता है कि कितने भी 10 दिन रहेंगे, उसमें तमाम नेता भी उसमें जुड़ सकते हैं। चाहे वो उनकी बहन प्रियंका वाड्रा भी हो, वो भी आ सकती है उत्तराखंड, और लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं कि कांग्रेस की कितनी जो विचारधारा है उससे अट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि पहाड़ों के जो लोग हैं, उन काफी गांव, छोटे गांव है, दूर दूर बसे हुए हैं, तो बूथ स्तर में लोगों को कनेक्ट करना पड़ेगा। कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है, 5 सीटें जीतनी है, 5 सीटों पर भाजपा का राज है, और ऐसे में उन्हें तोड़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर केंद्र में उनकी गठबंधन की सरकार आती है, इंडिया की बात की जाए, तो ऐसे में बहुत जरूरी है राहुल गांधी का यहाँ पर आना, कार्यकर्ताओं को मजबूती देना। बिल्कुल तुषार। जी बिल्कुल तुषार, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से राहुल गांधी भी इस पदयात्रा में शामिल होने वाले हैं, 3 घंटे से बैठक का दौर जारी है। देखना ये होगा कि आगे आने वाले समय में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस किस तरह से अपनी जमीन उत्तराखंड में तैयार करने में कामयाब होती। 5 शहर 5 खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए आप लगातार जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।